कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसे एक निर्दयी हत्यारा पकड़ लेता है। वह उसकी उंगलियां काट देता है और बेरहमी से उसे मारने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसकी नजर एक छोटी गिलहरी पर पड़ती है। हत्यारा उस गिलहरी को भी मारना चाहता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गिलहरी बिल्कुल नहीं डरती। अब वह लड़की की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा होता है और गिलहरी लगातार आवाजें निकाल रही होती है। यह देखकर हत्यारा लड़की से पूछता है कि आखिर वह इतनी मुस्कुरा क्यों रही है। लड़की जवाब देती है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा प्रेमी जरूर मुझे बचाने आएगा। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि उसी लड़की का नाम दामिनी है। वह एक रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है और अपने प्रेमी का इंतजार कर रही होती है। तभी एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आता है और उसके चेहरे पर वार कर देता है। दामिनी घबरा जाती है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि उसका प्रेमी जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। वह व्यक्ति दामिनी से बहुत नरमी से बात करता है, लेकिन उसकी असली पहचान एक खतरनाक अपराधी की होती है। दामिनी बार बार अपने प्रेमी को फोन करती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को दामिनी की रिंग मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि दामिनी पास ही मौजूद है। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं और मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस वहां आकर जांच शुरू करती है और सबूत इकट्ठा करने लगती है। पता चलता है कि दामिनी एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं गौतम नाम का एक युवक उससे प्यार करता था। दामिनी उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन गौतम का प्यार एक तरफा था। एक दिन गौतम हिम्मत जुटाकर दामिनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। हालांकि दामिनी तुरंत जवाब देने से मना कर देती है। वह कहती है कि अगले दिन उसे एक खास जगह जाना है। अगर गौतम उसे वहां ढूंढ लेता है तभी वह उसके प्यार पर विश्वास करेगी और उसके प्रस्ताव के बारे में सोचेगी। गौतम उसकी बात मान लेता है और अगले दिन की पूरी योजना बना लेता है। अगली शाम दामिनी एक सुनसान जगह पर गौतम का इंतजार कर रही होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि गौतम जरूर आएगा, लेकिन समय बीतता जाता है और गौतम वहां नहीं पहुंचता। उसी समय वही साइको किलर वहां आ जाता है। वह दामिनी पर हमला करता है और उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। दामिनी आखिरी पल तक गौतम का इंतजार करती रहती है। जब गौतम आखिरकार वहां पहुंचता है, तब तक किलर दामिनी को अपने कब्जे में ले चुका होता है। वह उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाता है और बांध देता है। उसका इरादा दामिनी को मारने का होता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि दामिनी बिल्कुल नहीं डरती। वह लगातार मुस्कुराती रहती है। किलर उससे पूछता है, तुम डर क्यों नहीं रही? दामिनी जवाब देती है, आज से ठीक 7 दिन के अंदर गौतम मुझे ढूंढ लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जरूर आएगा। दामिनी का यह आत्मविश्वास देखकर किलर उसे तुरंत नहीं मारता। वह उसे जिंदा रखता है और अपनी अगली योजना पर काम करने लगता है। कमला को एक अहम सुराग मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि पुराने केसों की सारी फाइलें कहां रखी गई हैं। उसकी मदद से गौतम सीआईडी कार्यालय पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान मधु ऑफिस में आता है और कुछ जरूरी दस्तावेज देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। उसके जाने के बाद अकबर और उसके साथी गौतम से जुड़ी सभी फोटोकॉपी उसके हाथ लगवा देते हैं। जब गौतम और कमला उन रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब तक 14 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उनमें से ज्यादातर छात्राएं थीं। जांच में सामने आता है कि सभी लड़कियों को रास्ते से अगवा किया गया था और बाद में उनके परिवार वालों से पूछताछ भी हुई थी। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे डस्टबिन नाम की लड़की तक पहुंचाता है। दोनों तुरंत वहां जाते हैं और कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चों से उन्हें रूपा नाम की एक लड़की और उसके पालतू जानवर से जुड़ी जानकारी मिलती है। गौतम और कमला को समझ में आने लगता है कि किलर पहले एक कुत्ता खरीदता था और फिर उसे किसी लड़की के पास छोड़ देता था। जब वह लड़की उस जानवर के करीब आ जाती थी, तब वह अपनी अगली चाल चलता था। लेकिन इस बार उसकी योजना सफल नहीं होती, क्योंकि कमला और गौतम पहले ही सोशल मीडिया पर लोगों को सावधान कर चुके होते हैं। उन्होंने जानकारी फैला दी थी कि यह हत्यारा नकली पहचान का इस्तेमाल करता है और दूर से ही अपने शिकार पर नजर रखता है। इस बीच एक और लड़की पर हमला होता है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलती है। हत्यारा रात के समय गौतम के घर के बाहर आता है और एक संदेश छोड़ जाता है, एडवांस हैप्पी बर्थडे। यह देखकर गौतम समझ जाता है कि मामला अब बहुत खतरनाक हो चुका है। वह राजनायक को बुलाता है और सुरक्षा के लिए 2 हथियारबंद लोगों को साथ रखने को कहता है। उधर मधु को भी पता चल जाता है कि गौतम और कमला पीक फार्म की तरफ जांच के लिए जाने वाले हैं, इसलिए वह चुपचाप एक आदमी को उनके पीछे लगा देता है। पीक फार्म वही जगह होती है जिसका पुलिस कई सालों से पता लगाने की कोशिश कर रही थी। हत्यारा हमेशा पुलिस को चकमा देता आया था और किसी के हाथ नहीं लगा था। उधर दामिनी अब भी कैद में होती है। पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई ठोस सफलता नहीं मिलती। कुछ समय बाद साइको किलर मधु पर हमला कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। गौतम हर जगह सुराग ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि कमला को यकीन होता है कि पीक फार्म में कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। थोड़ी देर बाद किलर खुद गौतम को फोन करता है और कहता है कि वह दामिनी को उसके जन्मदिन पर मार देगा। यह सुनकर गौतम पूरी तरह बेचैन हो जाता है। इसी बीच राजनायक की मेडिकल रिपोर्ट आती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दाहिने हाथ की एक उंगली पहले से कटी हुई है। यह जानकारी केस को नई दिशा देती है। कमला गौतम को हिम्मत देती है और कहती है कि अगर वह टूट गया तो दामिनी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। दोनों फिर से कॉलेज पहुंचते हैं, जहां कमला ने 1 साल पहले काम किया था। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में उन्हें पे एक संदिग्ध आदमी दिखाई देता है,
जो हमेशा छात्रों के आसपास मंडराता रहता था। दोनों तुरंत कॉलेज के चौकीदार से पूछताछ करते हैं। चौकीदार बताता है कि उसे उस आदमी का नाम तो नहीं पता, लेकिन वह बाएं हाथ से काम करता था। यह सुनते ही गौतम को एक महत्वपूर्ण कड़ी मिल जाती है। उधर राजनायक पुराने सबूतों की जांच करता है और उसे भी पता चलता है कि हत्यारे की एक उंगली गायब है। अब सभी सुराग एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करने लगते हैं। गौतम को एक होटल और पीक फार्म का पता मिलता है, जिसका संबंध अंगुलीमाल नाम के व्यक्ति से होता है। गौतम और कमला तुरंत वहां पहुंचते हैं। जांच के दौरान उन्हें कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिलते हैं। उसी समय कहानी फिर दामिनी की तरफ लौटती है। वह एक बंद कमरे में कैद होती है। वहीं उसे रिचल नाम का एक आदमी दिखाई देता है, जो कई वर्षों से वहां कैद था। रिचल कभी अंगुलीमाल का शिक्षक हुआ करता था। रिचल बताता है कि उसने अंगुलीमाल को पढ़ाया था, लेकिन बाद में वही उसका सबसे बड़ा शिकार बन गया। अंगुलीमाल आज तक उससे नफरत करता है। उधर कमला और गौतम को नक्शे में कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जो सीधे दामिनी की लोकेशन की तरफ इशारा करते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब वे उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसी दौरान अंगुलीमाल दामिनी को मारने की तैयारी करता है। दामिनी उससे पूछती है कि उसने एक पुलिस अधिकारी की हत्या क्यों की थी। अंगुलीमाल जवाब देता है कि उस अधिकारी ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसलिए उसने बदला लिया। तभी गौतम और कमला उस जगह पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर दाखिल होते हैं, सुरक्षा अलार्म बज उठता है। अंगुलीमाल तुरंत सक्रिय हो जाता है। कुछ ही देर में गौतम और अंगुलीमाल आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। अंगुलीमाल गौतम को चुनौती देता है कि अब फैसला होगा कि कौन जिंदा बचेगा। लड़ाई के दौरान गौतम उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है और आखिरकार उसे काबू में कर लेता है। इसके बाद वह दामिनी को आजाद कर देता है, लेकिन अंतिम क्षणों में अंगुलीमाल वहां से निकल जाता है। जाते जाते वह अपने शिक्षक रिचल का नाम लेता है और कहता है कि उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। दामिनी को तब एहसास होता है कि इस पूरे मामले की जड़ अंगुलीमाल का अकेलापन और टूटा हुआ बचपन था। फिल्म के अंत में एक इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें यह बात सामने आती है कि अगर किसी बच्चे को सही समय पर प्यार, अपनापन और सहारा न मिले तो उसका जीवन गलत दिशा में जा सकता है। अंगुलीमाल भी आखिरकार अपनी गलतियों को समझता है। वह अपने अपराधों का अंत खुद कर देता है और वहीं उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। फिल्म यह संदेश देती है कि किसी इंसान की बुराई केवल उसके कर्मों में नहीं होती, बल्कि कई बार उसके पीछे छिपे दर्द, अकेलेपन और परिस्थितियों को भी समझना जरूरी होता है।